नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है नेपाल सेंट्रिक। दर्शकों, भारत और नेपाल के संबंध की बात करें तो बहुत ही प्रगाढ़ और घनिष्ठ है। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें, खान पान के तरीके से बात करें या फिर हम सांस्कृतिक रूप के तौर पर बात करें, दोनों में काफ़ी जुड़ाव देखने को मिलता है। दोनों देश अलग नहीं, एक ही लगते हैं, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से हो। आज हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान अध्यापक केंद्रीय विद्यालय बेली रोड पटना द्वितीयपाली सुजीत कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार विकास जी। सर, हम भारत और नेपाल के संबंध की बात कर रहे हैं। जो संबंध है बहुत ही घनिष्ठ और प्रगाढ़ है। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, प्राचीन काल से अगर हम देखें तो यह संबंध बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। तो ये कैसा संबंध है, कैसे शुरुआत हुई, और मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। सही कहा विकास जी आपने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से एक समान विरासत को साझा करती हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र होने के साथ साथ बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में ही जाना जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही रूप से नेपाल और भारत के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। माँ सीता का जन्म स्थान जनकपुरी हो या भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, यह दोनों ही स्थान जो है ऐतिहासिक रूप से और धार्मिक रूप से काफ़ी विश्व के धरोहर के रूप में शामिल है। और हम जानते हैं कि किस तरह से हिंदू धर्म में भगवान श्री राम की आस्था है और किस तरह से श्री राम का संबंध सीता से है और जिसके कारण नेपाल और भारत आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह से यदि हम लुम्बिनी को भगवान बुद्ध का जन्म स्थान मानते हैं तो कुशीनगर में आकर उन्होंने अपना निर्वाण प्राप्त किया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार की गया, जो हमारा प्रदेश राज्य है, बिहार की गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ यदि हम भौगोलिक दृष्टि की बातचीत करें तो यह हमारे उत्तर में प्रहरी का काम करता है। यह बाकी राज्यों से, बाकी देशों से हमें एक बफर स्टेट के रूप में हमारी सुरक्षा में काफ़ी सहायक है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी है और इसीलिए यह हर तरह से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। इसके साथ ही मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि यदि हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो भारत और नेपाल काफ़ी एक दूसरे के करीब हैं और निश्चित रूप से हमारे संबंध दिनों दिन और प्रगाढ़ होने वाले हैं। सर, आपने धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की बात की। अगर हम बात करें रामायण सर्किट योजना की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी एक मित्रता का अहम बिंदु के तौर पर जाना जाता है। तो रामायण सर्किट योजना क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। विकास जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दर्शक भी यह सभी जानते हैं कि रामायण हमारे जीवन की संस्कृति है। हमारे भारतीय संस्कृति का एक अहम काव्य ही नहीं, यह हमारे जीवन पद्धति है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जब हम बात करते हैं तो उनके जीवन के घटनाक्रमों से संबंधित थे जो भी स्थान थे, जो ऐसे कुल 15 स्थानों को चिन्हित किया गया है जो देश के विभिन्न राज्यों में अवस्थित हैं, जिसमें हमारे बिहार राज्य का सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर भी जो है उसको भी सुनिश्चित किया गया है। तो इस तरह से पूरे भारत के साथ साथ, चूँकि हम सभी जानते हैं कि माँ सीता की जो जन्मस्थली थी वह जनकपुर है, तो जनकपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। और यह भारत सरकार ने एक भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई है जो कि इन सभी स्थानों को जोड़ने का काम करेगी। और यह अयोध्या से इसकी शुरुआत होगी। इसमें 14 बोगियां हैं और यह जनकपुर में जाके, जो बिहार का जो एक प्रमुख स्थल है जयनगर से जनकपुर की जो लाइन जाती है उसके माध्यम से यह यात्रा जो है जनकपुर में जाके संपन्न होगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यह एक भारत के दृष्टिकोण से और हमारे हिंदू संस्कृति के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिस पर काम किया जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। सर, वर्ष 1950 की जो भारत नेपाल मित्रता और शांति संधि है, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। यह क्या थी, किस तरह से ये बात चलती है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिली, तो 1947 से पहले यहाँ पे ब्रिटिश शासन थी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान हमें
उत्तरी क्षेत्र में वह स्थान मिला जिस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण था। तो इसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जहां लगा कि जब दोनों देश स्वतंत्र हैं तो हमारे बीच जो आपसी सुलह है, एक समझदारी है, उसको विकसित करने की जरूरत है। और इसी आधार पे तत्कालीन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1950 में एक संधि हुई, जिसके तहत कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको कि हम रेखांकित कर सकते हैं, जैसे कि बेरोक टोक आवागमन। हम जानते हैं कि नेपाल एक ऐसा हमारा पड़ोसी देश है जहां वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ हमारा नेपाल के साथ बेटी और रोटी का संबंध है। इसका मतलब यह है कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, शादी ब्याह, हर तरह का आवागमन हमारा नेपाल के साथ होता है। तो इस परिदृश्य में कह सकते हैं कि 1950 की जो संधि है वह एक मील का पत्थर है, जिसके अंतर्गत हम व्यापार और कई तरह के जो द्विपक्षीय समझौते हैं उनको हमने लागू किया है और उसको आज भी हम जारी रखने का काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि नेपाल और भारत आने जाने में, आवागमन में जो है वो पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो सीमा है वो खुली है। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि ये जो दोनों देशों का रिश्ता है उसकी इस नज़दीकी को दर्शाता है। इसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा और आप बताएं कि जो आवागमन है, जिस तरह से लोग आते जाते हैं और जो व्यापारिक संबंध है वो भी खुला है, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल हमारे देश के 5 राज्य ऐसे हैं। यदि हम उत्तराखंड से शुरुआत करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं हमारे देश से मिलती हैं और यह सीमा खुली हुई है। यहाँ पे कोई तार या कोई बाउंड्री इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। तो जो हमारे लोग हैं जिनको मधेसी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो ऐसे लोग हैं जो भारत और नेपाल, जिनका परिवार भारत और नेपाल दोनों जगहों पे है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक परिवार के रूप में, एक पारिवारिक संस्था के रूप में दोनों देश एक बहुत ही लंबी बाउंड्री जो है, एक लंबी सीमा तय करते हैं। और इसी के कारण यह या तो कह सकते हैं कि पारंपरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और साथ ही साथ व्यावहारिक रूप से भी यह मुश्किल है कि हम इनको एक सीमा रेखा में अलग कर दें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो संबंध है वह सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक या ऐतिहासिक ना होके व्यावहारिक रूप से भी, प्रैक्टिकली भी जो है यह एक समझदारी को विकसित करने वाली बात होगी कि हम इन चीज़ों से बचें और हमारा जो संबंध चलता आ रहा है उसको हम जारी रखें और यह जो हमारा जो साझी संस्कृति है इसको हम आगे बढ़ाने का काम करें और विश्व के शांति में अपना योगदान दें। सर, पंचेश्वर बहुउद्देश्य योजना की बात करें तो ये परियोजना क्या है? मैं चाहूँगा इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। किस तरह का जो परियोजना है उस पर आप थोड़ा बताएं। बहुत ही प्रासंगिक बात आपने उठाई विकास जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेपाल जो है प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है। हमारे देश की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उन सभी का उद्गम स्थल हिमालय है और हिमालय नेपाल में स्थित है। तो हमारे बीच एक संधि हुई जिसको कि हम कह सकते हैं कि यह परमेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका नाम पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जिसका नाम है, जो उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। और इसमें जो काली नदी है, काली नदी पे डैम बनाने की बात की गई है, चर्चा की गई है और यह एक एम्बैंकमेंट डैम होगा जिससे लगभग 7000 से अधिक मेगावाट की बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही साथ 2 डैम और बनाने की बात की गई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह पंचेश्वर परियोजना न केवल भारत के लिए अपितु नेपाल के लिए भी ऊर्जा के रूप में एक जो वैकल्पिक ऊर्जा जिसको कहते हैं या पुनर्निर्मित ऊर्जा जिसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, उस रूप में यह हमें अपने आप को सक्षम और जो भी जैव ऊर्जा है ना, जैसे कि हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स जिसको हम कहते हैं, उस पे हमारी निर्भरता को कम करेगा और बिजली के उत्पादन के रूप में, बिजली उत्पादन में हम कह सकते हैं कि एक आत्मनिर्भर होने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से
यह भारत और नेपाल दोनों के लिए फायदेमंद है। सर, नेपाल जो है वो मतलब भारत जो है रहा है हमेशा विकास के दौर की अगर बात करें तो हमेशा भारत ने नेपाल का साथ दिया। कोई भी विकास योजना हो उसमें भारत ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं चाहूँगा उन विकास योजनाओं की आप चर्चा करें जिसमें भारत ने नेपाल के विकास के लिए साथ दिया हो, उन योजनाओं की आप बात करें। भारत शुरू से ही नेपाल का व्यापार के क्षेत्र में या फिर विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ा भागीदार रहा है। आज भी यदि हम विदेशी निवेश की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश है। नेपाल की अर्थव्यवस्था हो या नेपाल का बुनियादी ढांचा हो या वहाँ का व्यापार हो, इन सभी में सम्मिलित रूप से भारत का योगदान प्रथम रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेपाल एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां बाढ़ और भूकंप, यह जो दो प्राकृतिक आपदाएं हैं, यह दोनों प्राकृतिक आपदाएं अक्सर उसे परेशान करती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है वह अपने शुरुआती दौर से ही अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध रखता आया है और विश्व का कोई भी देश हो, जब कभी भी वहाँ पे आपदा आती है तो मदद करने में हमारा देश सबसे आगे होता है। अभी हाल ही के दिनों में अभी हमने देखा है कि तुर्की में कितना बड़ा भूकंप आया और उस भूकंप में भी हमारे देश ने एनडीआरएफ की टीम और सेना को जो अस्पताल से संबंधित सामग्री है, सहायता सामग्री है, उसको भेजा है। तो इसी तरह से हमने पूर्व में देखा कि नेपाल में एक बार भयंकर भूकंप आया था और उस भूकंप से जान माल की काफ़ी तबाही हुई थी। तो भारत ने वहाँ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नेपाल को व्यवस्थित करने में, वहाँ के लोगों को सुरक्षित निकालने में और उनको जो आपदा के समय जो सुविधाएं चाहिए उसको उपलब्ध कराने में भारत अग्रणी था। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छा संबंध रखना चाहता है और नेपाल के साथ विशेषकर उसका संबंध काफ़ी ही नैसर्गिक रहा है और यह आत्मीयता से परिपूर्ण रहा है। सर, भारत और नेपाल के संबंध की बात करें तो भारत और नेपाल के संबंध में बिहार की क्या खास तौर पर भूमिका है, मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। किस तरह की भूमिका जो है वो बिहार निभाता है? सही बात आपने कही, क्योंकि बिहार के संदर्भ में इसकी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मिथिला प्रदेश है, मिथिलांचल है, इसका फैलाव नेपाल से लेकर और बिहार के गंडक के किनारे जो वैशाली की भूमि है वहाँ तक थी। और जो मिथिला नरेश थे, राजा जनक की पुत्री माँ सीता का जन्मस्थान जनकपुर है। तो यह जो जनकपुर और सीतामढ़ी का जो जुड़ाव है ना, जो हमारा रामायण सर्किट है, यह एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है जिसके माध्यम से भारत और नेपाल आपस में जुड़े हैं। अभी हम दोनों ने पहले बातचीत की थी रामायण सर्किट की, तो रामायण सर्किट में जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है वह भी जयनगर के रास्ते जनकपुर से जुड़ती है और हमारी एक बहुत लंबी सीमा जो है वह बिहार की एक लंबी सीमा जो है वह नेपाल से साझा होती है। तो दोनों तरफ के जो लोग हैं वह दैनिक जीवन के जो भी कार्य होते हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो, कई बार तो लोग सब्जी खरीदने के लिए नेपाल जाते हैं, नेपाल से लोग दूध लेने, अपने जो भी दैनिक उपयोग की जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको लेने के लिए वह नेपाल से भारत आते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल अभी चिकित्सा के रूप में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। तो बिहार के जो सटे हुए सीमावर्ती जितने भी जगह हैं, जितने भी शहर हैं, है ना, वो सभी शहरों में नेपाल से अधिक चिकित्सा लाभ उठाने वाले लोग निवासी आते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे चिकित्सीय संस्थान है, जैसे पटना में IGMS है, एम्स है, PMCH है, दरभंगा में DMCH है, तो ऐसी जगहों पर भी नेपाल से कई सारे निवासी अपने इलाज के लिए हमारे प्रदेश में आते हैं और निश्चित रूप से उनको इलाज जो है एक मुहैया होती है और जिससे कि वो जाकर एक अच्छी सोच और अच्छी भावना के साथ
वह यहाँ से जाते हैं और बिहार और भारत, समग्र रूप से भारत को वो प्रचारित करते हैं। सर, आपने चिकित्सा के क्षेत्र की बात की। अगर हम शिक्षा के विकास की बात करें तो भारत ने नेपाल में शिक्षा में विकास लाने के लिए भी, इस क्षेत्र में विकास लाने के लिए भी कई योगदान किए हैं। कई चीज़ें हैं जो उन्होंने विकास योजनाओं में काम किया है। उन योजनाओं की आप चर्चा करें, किस तरह से शिक्षा के विकास पे भारत ने नेपाल के लिए काम किया? जी, अभी भारत सरकार ने हाल फिलहाल में एक IIT का सैटेलाइट केंद्र जो है वह बनाने की चर्चा की है, लेकिन इससे पूर्व में भी भारत के जितने भी प्रसिद्ध संस्थान हैं, चाहे हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय हो या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो या पटना का ही पटना विश्वविद्यालय हो, यदि हम बिहार के संदर्भ में बातचीत करें तो, या मिथिला यूनिवर्सिटी हो दरभंगा का, तो हम देखते हैं कि कई सारे पूर्व से ही, आज़ादी के बाद से ही कई सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने भारत आकर इन विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा ग्रहण की है। आज भी कई सारे ऐसे बोर्डिंग स्कूल भी हैं। उन बोर्डिंग स्कूल में भी नेपाल के कई सारे ऐसे छात्र, मैंने दिल्ली में देखा है। जब मैं दिल्ली गया था तो संयोग से मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के एक बोर्डिंग स्कूल में, छात्रावास में, नेपाल के कई सारे छात्र थे। तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो शिक्षा की जो ज़रूरत है ना, उनको भी पूरा करने में हम भारतीयों का काफ़ी योगदान रहा है और भारत हमेशा से हर तरह से उनको सहयोग करने के लिए तत्पर रहा है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, और जो खासकर जो हायर एजुकेशन है ना, वहाँ पर चूँकि नेपाल अभी उस तरह से नेपाल का विकास नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षा संस्थान हैं उनकी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सर, आज हमने कई योजनाओं की बात की। एक और योजना की अगर बात करें तो अग्निपथ योजना क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरह की ये योजना है, उस पर आप चर्चा करें। अग्निपथ योजना की बात यदि हम करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने 17 वर्ष से 21 वर्ष के युवाओं के लिए अग्निवीर योजना लाई है, जिसके अनुसार 17 से 21 वर्ष आयु वर्ग के महिला या पुरुष देश की जो तीनों हमारी फौज है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, उसमें अपना योगदान देंगे। तो जैसा कि आप सभी ने गोरखा रेजिमेंट का नाम सुना होगा, तो गोरखा रेजिमेंट की स्थापना का भी अपना एक इतिहास है, उस पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। यह 200 साल पुरानी बात है कि जब जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में गोरखा शहर के जो लोग थे, जो नेपाली लोग थे, उन्हें वीरता पूर्वक उस युद्ध का सामना किया, उस परिस्थिति का सामना किया और ब्रिटिशर्स के आगे उन्हें घुटने नहीं टेके। और इसलिए कहा जाता है कि जब हम कई बार पढ़ते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, तो हम लोग अक्सर इसका उत्तर बोलते हैं कि नेपाल एक ऐसा देश है। तो यह बात जो है ब्रिटिश के जो सेनाधिकारी थे उनको ये जच गई, उनकी वीरता जो है वह उनको प्रभावित की और उन्होंने एक नीति बनाई जिसके अंतर्गत ब्रिटिश फौज में उन्होंने नेपाली जो गोरखा थे, गोरखा सैनिकों की भर्ती की योजना बनाई और तब से यह परंपरा चली आ रही है। उनके संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे पहले फील्ड मार्शल थे मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ, उन्होंने भी कहा कि यदि कोई कहे कि मुझे डर नहीं लगता, उनकी एक युक्ति है कि यदि कोई कहे कि मुझे डर नहीं लगता है तो या तो वह झूठ बोल रहा है या वो एक गोरखा सैनिक है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद 1947 से ही यह परंपरा रही है कि जो हमारा गोरखा रेजिमेंट है उसके 60% से अधिक लोग नेपाल से भर्ती किए जाते हैं। अब चूंकि यह नीति जो है हाल के दिनों में चेंज हो गई है, परिवर्तित हो गई है और हमने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसको हम अग्निवीर के नाम से जानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह योजना उनके लिए भी लागू हुई है ना। तो थोड़ा सा इस बात को लेके उनके अंदर थोड़ा सा संशय की स्थिति है कि वो चाहते हैं कि भारत अपनी नीतियों को अपने देश में लागू करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन चूंकि यह 75 वर्षों की परंपरा है
और गोरखा रेजिमेंट में अधिकतर जो नेपाली गोरखा हमारे भाई बहन हमारे भाई भर्ती होते हैं वह उनकी पूर्णकालिक सेवा होती है। तो उनका संशय यह है कि कहीं ऐसा न हो कि उनके साथ भी यह जो है यह 4 वर्षीय जब योजना अग्निवीर की लागू होगी तो ये 4 वर्ष की सेवाओं के बाद क्या करेंगे। जैसा कि प्रावधान है इसमें अग्निवीर में, आपने पढ़ा भी होगा, सभी दर्शक जानते भी होंगे कि उसमें से सिर्फ 75% जो लोग हैं, है ना, 25% लोगों को मौका दिया जाएगा, विस्तारित किया जाएगा उनकी सेवा को, और 75% लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो यह संशय उनके मन में भी है, हमारे युवाओं के मन में भी थी। भारत सरकार ने इसको समय समय पर क्लियर किया है और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से सेना की भर्ती रैलियों में हमारे युवा बढ़ चढ़ कर अग्निवीर योजना में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह संशय भी समाप्त होगा और भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास किया है और जो भी उनकी दुविधा है, जो भी उनका संशय है, वह दूर कर दिया जाएगा। सर, एक अभ्यास की अगर बात करें तो सूर्य किरण अभ्यास हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ये किस तरह का अभ्यास है, क्या होता है इसमें, मैं चाहूँगा उसकी आप चर्चा ज़रूर करें ताकि हमारे दर्शकों को उसकी तमाम जानकारी मिल सके। भारत हमेशा से ही नेपाल का पक्षधर रहा है। तो नेपाल की सेनाओं की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, उनका आधुनिकीकरण और साथ ही साथ जो उनके जो प्रशिक्षण है उसको आधुनिक बनाने में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी योगदान को आगे ले जाने के लिए, रेखांकित करने के लिए भारत और नेपाल ने सूर्य किरण अभ्यास की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। और इस अभ्यास के तहत भारत और नेपाल के सैनिक मिलकर एक संयुक्त अभ्यास करते हैं जिसमें जो भी आधुनिक युद्ध पद्धति हैं या आधुनिक जो आयुध है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, उनके द्वारा वह ट्रेनिंग करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं और अपने सैन्य बल को आधुनिक करने की दिशा में अपने कदम को वो आगे बढ़ाते हैं। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो हमारा जो देश भारत है और नेपाल नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी एक दूसरे के काफ़ी करीब है। और यह करीब सिर्फ सरकार के स्तर पे संभव नहीं है जब तक कि उसमें आम जनता की भागीदारी नहीं होगी। तो यह जो करीबी रिश्ता है, यह जो रोटी और बेटी का संबंध है, यह निश्चित रूप से हमारे देशवासियों के परिणाम, उनकी सजगता और उनकी आपसी भाईचारा और प्रेम का ही परिणाम है। तो मैं अपने दर्शकों से, हमारे देशवासियों से यही अपील करता हूं कि जिस तरह से हमने अपने पड़ोसियों को लेके जो संजीदगी दिखाई है और जो प्रेम और भाईचारा का नमूना पूरे विश्व के सामने पेश किया है, उनको आगे ले जाने की जरूरत है। और इसी के बल पे जो विश्व में या जो क्षेत्र की जो शांति है वह बनी रहेगी। और निश्चित रूप से सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, हर स्तर पे एक आम जनता जो अपनी भागीदारी या अपना सहयोग जो दे सकता है वह यही होगा कि इन संबंधों को काफ़ी मैच्योर होकर हम इसको निभाएं। और जिस तरह से हम जो हमारा जो विश्व शांति का जो उद्देश्य है, आपसी प्रेम और भाईचारा, जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, उसको हम आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। और नेपाल के साथ जो हमारी दोस्ती का जो रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, रोटी बेटी का संबंध है, वह आने वाले सदियों तक कायम रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चर्चा में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी भारत नेपाल के संबंध के बारे में। जिस तरह से संबंध जो है प्रगाढ़ता की ओर बढ़ता जा रहा है, उन संबंध पर आपने रोशनी डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार।
आज के अंक में हमने भारत और नेपाल के मैत्री संबंध की बात की, हमने अलग अलग योजनाओं और परियोजनाओं की बात की, हमने चर्चा की कि किस तरीके से भारत और नेपाल सांस्कृतिक और धार्मिक और खान पान के रूप में जुड़े हुए हैं। इन सब बातों की आज हमने चर्चा की। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए पहलू पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।